नमस्कार, खबरें दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारात से लौट रही कार नहर में जा गिरी है। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। कार में सवार थे कुल 5 युवक। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अंबेडकर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो अयोध्या के पास ये हादसा हुआ है, कार हादसा हुआ है। कार नहर में जा गिरी है, इसमें 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा हादसे में 3 की मौत हो गई है, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। जिला अस्पताल में जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अंबेडकर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बद्री केदार के दर्शन के लिए आ सकते हैं। और इस बार जहां कोविड के चलते 2 साल बाद वक्त पर यात्रा शुरू हो रही है, वहीं देवभूमि में 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। और ऐसे में कपाट खुलने के मौके पर प्रधानमंत्री केदारनाथ में नजर आए तो कोई हैरानी की बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 5 साल में अब तक 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। यानी साल 2017 में जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बद्री केदार धाम आने का सिलसिला लगा हुआ है। फिर एक बार चर्चा है कि प्रधानमंत्री कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ या बद्रीनाथ आ सकते हैं। खबर है कि किसी एक धाम के कपाट खुलने के विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अब तक औपचारिक प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, लेकिन बद्री केदार में पीएमओ की टीम का निरीक्षण और दोनों धामों में मास्टर प्लान के काम की देखरेख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। और मंदिर समिति खुश है कि अगर ऐसा होता है तो मौका खास हो जाएगा। अभी तक तो कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्वागत के लिए उनके जो भी अपने स्तर से प्रयास हो सकते हैं वो सब करेंगे। पीएम मोदी आखिरी बार दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे, लेकिन इस बार कपाट खुलने के मौके पर आने की चर्चाओं के पीछे ठोस वजह है। नंबर 1, बीजेपी 2022 का चुनाव प्रचंड तरीके से जीती और पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। नंबर 2, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर प्रधानमंत्री ने दूसरी बार भरोसा जताया। ऐसे में उपचुनाव से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, 2 साल बाद कोविड की मार के बाद तय वक्त पर यात्रा और दर्शन शुरू होंगे और ऐसे में संदेश पूरे देश में जाएगा। नंबर 4, बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान का काम प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा है और प्रधानमंत्री वो काम देख सकते हैं कि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने वहाँ पर पुनर्निर्माण का 400 करोड़ का जो काम है उनके निर्देशन में और उनके देखरेख में हो रहा है। केदारनाथ बाबा में आए थे और चूँकि हर बार आते हैं, पिछली बार जब कोरोना महामारी के बाद उनके लगातार कार्यक्रम रहे हैं तो यहाँ भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक साल 2017 में 2 बार, 2018, 2019 और 2021 में एक बार केदारनाथ आ चुके हैं। और ऐसे में उम्मीद यही है कि 2022 में देवभूमि में नई सरकार के साथ पीएम मोदी बाबा केदार के कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रह सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और मुख्यमंत्री धामी के वेरिफिकेशन वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वेरिफिकेशन का जो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरिफिकेशन पूरे राज्य के लिए है, राज्य में छिपने वाले अपराधियों के लिए है, उनकी पहचान कर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए। तो साफ है कि वेरिफिकेशन ड्राइव का फोकस सिर्फ 4 धाम यात्रा पर नहीं है। वेरिफिकेशन ड्राइव पूरे उत्तराखंड में चलेगी। दूसरे राज्यों से आए अपराधियों की पहचान की जाएगी, अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाएगा। चूंकि यात्रा चल रही है, इसलिए यात्रा के सीजन में बात आई है। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो या संस्कृति की दृष्टि से हो। हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है, तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको लेकर
हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरणगाह इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिताकर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे और हमारा एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प। उसी में हम सबको आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। मतलब ये कि सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड अपराधियों और संदिग्धों के लिए शरणगाह बन जाए, लिहाजा वेरिफिकेशन ड्राइव जरूरी है। चाहे योगी जी हो चाहे धामी जी हो, सरकार के तौर पर बदमाशों का स्थान समाज के सभ्य समाज के बीच में नहीं हो, इस प्रकार का एक वातावरण, इस प्रकार का एक संदेश समाज में दोनों मुख्यमंत्रियों ने भेजा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखता है। आज जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री अधिक से अधिक आने का सबसे बड़ा अगर कोई है तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मानते हैं। इंडस्ट्री को सबसे पहला अगर कुछ चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। उसको सबसे पहला चाहिए कि उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है, इसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। अगर आज कोई सोशल सिक्योरिटी को चुनौती दे, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे, तो निश्चित रूप से राज्य में उसका कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए और ना होगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी सरकार के इस फैसले से आशंकित नजर आती है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अपराधियों पर कार्रवाई सही है, लेकिन किसी को टारगेट करना ठीक नहीं। पूरे देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जिस प्रकार का काम हो रहा है, अपराधियों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो अपराधी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपराधी किसी जाति का हो तो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री का मंतव्य ये है कहने का कि राज्य में अपराधी किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध करता है और कोई भी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य बात है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने भले ही साफ कर दिया हो कि वेरिफिकेशन ड्राइव किसके लिए है और किस लिए है, लेकिन विपक्ष के सवालों ने वेरिफिकेशन पर सियासत को नई दिशा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ में वर्दी की आड़ में अरबों की संपत्ति खड़े करने वाले दरोगा धर्मेंद्र सिंह की चर्चा पूरे मेरठ में खूब हो रही है। संपत्ति इतनी कि जांच करने वालों के होश उड़ गए। जांच में यह भी पता चला कि मेरठ में हस्तिनापुर में इस महाभ्रष्ट दरोगा ने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मेरठ का महाभ्रष्ट दरोगा धर्मेंद्र सिंह, अरबों की संपत्ति का मालिक धर्मेंद्र सिंह, वर्दी की आड़ में अरबों का खेल। आय से 134% ज्यादा मिली संपत्ति। हस्तिनापुर में अरबपति दरोगा का काला साम्राज्य। भ्रष्ट दारोगा की कहानियां तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन मेरठ के महाभ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र सिंह की कहानी सबसे अलग है। वर्दी के जोर पर दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अरबों की संपत्ति बनाई। जैसे जैसे दारोगा के खिलाफ जांच आगे बढ़ी, इतनी संपत्ति मिली कि जांच करने वाले भी हैरान हो गए। जांच में पाया गया कि करोड़पति दारोगा ने अपनी आय की तुलना में 134% अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद अब जांच पूरी हो गई है और दारोगा को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के द्वारा की जा रही। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है, उनके विरुद्ध एक FIR पंजीकृत हुआ है। दरअसल 2020 में मेरठ के थाना हस्तिनापुर में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों के खिलाफ गोपाल काली नाम के एक जनप्रतिनिधि ने खुलासा किया था, जिसमें हस्तिनापुर 1 सेंचुरी की जमीन पर दारोगा के अवैध आलीशान फार्म हाउस का खुलासा हुआ था।
इसके अलावा दरोगा के घर पर बिजली विभाग ने भी छापा मारा था, जिसमें चोरी की बिजली से दरोगा का घर रोशन होता हुआ मिला। देखिए ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी डीजी ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई। दरोगा की संपत्ति की जांच अब पूरी कर ली गई है, जिसके बाद मेरठ के मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल देखना है कि इस भ्रष्टाचारी दरोगा पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, जिससे आगे कोई वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार न कर सके। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचारी और लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं है, लेकिन जब मामला पुलिस में भ्रष्टाचार से जुड़ा हो तो कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। मेरठ के भ्रष्टाचारी दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। 2020 में धर्मेंद्र सिंह हस्तिनापुर के थानेदार थे, जहां अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था। धर्मेंद्र सिंह का हस्तिनापुर वन सेंचुरी की जमीन पर एक आलीशान फार्म हाउस पाया गया, जो जमीन उनकी पत्नी के नाम पर थी, और इसी जमीन पर उसने आलीशान फार्म हाउस अपनी अय्याशियों के लिए बनाया। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। पर लगातार कार्रवाई जारी है, एक के बाद एक अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में वाणिज्य कर विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले भी कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। हम चेक लेने की बात, अब अगर चेक को रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। करप्शन पर एक्शन लगातार। अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी है। सरकार का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? वाणिज्य कर विभाग में तैनात 2 एडिशनल कमिश्नर पर कार्रवाई की गई। अंजलि चौरसिया और आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच झांसी से लेखपाल का घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ। चेक देते हैं हम चेक लेने की बात, अब अगर चेक को रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। खुलेआम रिश्वत मांग रहे इस लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर मेरठ में भ्रष्टाचारी दरोगा धर्मेंद्र सिंह पर भी केस दर्ज किया गया है। दरोगा धर्मेंद्र सिंह पर आय से 134 गुना ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है। उनके विरुद्ध एक एफआईआर पंजीकृत किया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। योगी सरकार 2.0 में अब तक कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है। 19 अप्रैल को बुलंदशहर में 7 ग्राम सचिव सस्पेंड। 19 अप्रैल को ही लखनऊ में इंस्पेक्टर गुंडवा समेत 3 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। 18 अप्रैल को शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग में भर्ती घोटाले में 4 अधिकारियों पर केस दर्ज। बता दें कि सिंचाई भर्ती घोटाला 2010-11 में हुआ था। तो अभी विवेचना के स्तर पे है ये। जैसे विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित होंगे, तदनुसार जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 18 अप्रैल को संत कबीर नगर में अल्पसंख्यक भर्ती घोटाले में 21 पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धनेंद्र कुमार शर्मा और अजय कुमार यादव भी आरोपी हैं। 15 अप्रैल को लखनऊ में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 9 अप्रैल को बरेली में आरपीएफ के 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 7 अप्रैल को एटा में 2 लेखपाल सस्पेंड। 4 अप्रैल को औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा हटाए गए। 31 मार्च को सोनभद्र के डीएम टीके शिबू सस्पेंड। 31 मार्च को गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार पर कार्रवाई हुई। मतलब कि इन कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर काम में लापरवाही हुई, भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया तो बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, 18 न्यूज़। 18 न्यूज़।
और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हो गया है। हारून पर था 25,000 का इनाम। गौ तस्कर पर दर्ज है कई मुकदमे। थाना गुलावटी के खुशहालपुर में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश को गोली लगी है, वो घायल हो गया है। पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हुआ। हारून नाम था शख्स का, 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। गौ तस्कर पर दर्ज किए गए हैं कई मुकदमे पहले से। थाना गुलावटी के खुशहालपुर के पास पुलिस और बदमाश की ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच जो गौ तस्कर था उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इसको गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। इस पर 25,000 का इनाम था। और वाराणसी से खबर है, जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर यह चर्चा हुई। तो वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। कल भी एक बैठक हुई थी और गृह विभाग की समीक्षा बैठक ये थी, जिसमें आला अधिकारियों को कहा गया था कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा, इसके लिए तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज भी एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई है अधिकारियों के साथ सीएम योगी की। विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक हो रही है। कल गृह विभाग की जब समीक्षा बैठक हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करना है। अधिकारी और कर्मचारी जो कानून व्यवस्था से संबंधित है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। इस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। और आज भी इसको लेकर एक मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम के साथ की बैठक हुई है। और आप देखते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान।